हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक जो वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में चल रही है। इसके 8 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं जिनको आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 9 जिसका नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। अर्थात सजीवों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और वो किस किस आवास में रहते हैं, किस प्रकार के उनमें अनुकूलन होते हैं, इनका अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अध्याय 9। सजीव। सजीव कौन कौन से होते हैं? जीव जंतु और पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, ये सभी जो होते हैं सजीव होते हैं। हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला में पाए जाने वाले कुछ वृक्ष जैसे कि ओक, चीड़, देवदार आदि, और इसी प्रकार राजस्थान के उष्ण जो मरुस्थल होता है उसके अंदर जैसे नागफनी, डंडातूर, केकटस आदि पादप पाए जाते हैं। इसी प्रकार समुद्र तट पर पाए जाने वाले वृक्ष जैसे कि केजुराइना आदि, और बहुत ठंडे, बहुत उष्ण और शुष्क तथा कुछ आर्द्र स्थानों आदि सभी जगहों पर सजीव वस्तुएं अर्थात जीव मिलते हैं। यहाँ तक कि ज्वालामुखी का जो मुख या मुहाना होता है वहाँ पर भी सजीव मिलते हैं। ये कुछ फैक्ट है जो बुक के अंदर आगे दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब आगे अपन देखते हैं सजीव और उनका परिवेश। सजीव जैसे कि ऊँट वगैरह होते हैं तो वो कौन से परिवेश के अंदर रहते हैं? जैसे कि मरुस्थल के अंदर ऊँट, ऐसे ही पर्वतों पर याक, बकरी आदि, इसी प्रकार समुद्री तट पर केकड़े, मछलियाँ आदि। अगला टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल अर्थात खारे पानी के अंदर रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है उसका उपयोग करते हैं। मरुस्थल के अंतर्गत जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है और मरुस्थल में दिन तो बहुत गर्म होते हैं और रात जो होती ठंडी होती है। इसी प्रकार मरुस्थल के अंतर्गत जो पौधे और जंतु है वो दिन में भूमि में बिलों के अंदर जो होते हैं, गहरे बिल होते हैं, उनमें रहते हैं और रात्रि के अंदर ही ये विचरण करते हैं। श्वसन के लिए इन जंतुओं के अंतर्गत जो होती है आसपास की जो वायु होती है उसका उपयोग किया जाता है। आगे जो मछली और ऊँट है उन दोनों के कुछ प्रेक्षण दिए हुए हैं, यानी कि दोनों के अंदर क्या विभिन्नताएं हैं वो बताई हुई है। सबसे पहले अपन देखते हैं ऊँट के बारे में। कौन से परिवेश में रहता है? ये मरुस्थल के अंदर रहता है और इनका जो शरीर होता है या इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुसार ढली हुई होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं। इनके पैर जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं ताकि भूमि से इनकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी दूर रहे और अर्थात शरीर जो होती है, जो रेत की गर्मी होती है उसको सहन कर सके, इसलिए इनके पैर लंबे होते हैं। और इनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम होती है, मल शुष्क होता है और इनमें जो पसीना या संवेद होता है वो ग्रंथियाँ एब्सेंट होती है या अनुपस्थित होती है या कम विकसित होती है, क्योंकि अगर पसीने के रूप में जल निकल जाएगा तो जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी, इसलिए जल ह्रास को रोकने के लिए इनमें जो होती है पसीना या संवेद, ये पसीना नहीं आता है और जल के ये इसी अनुकूलन की वजह से जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं। आगे अपन देखते हैं मछली के बारे में। मछली जो होती है, क्योंकि ये इनका आवास होता है समुद्री जल वगैरह जो है, यानी कि जल होता है, तो जल के अंदर रहने के लिए इनका शरीर जो होता है पूरी तरह से अनुकूलित होता है। जैसे कि इनका शरीर जो है धारा रेखे होता है, अर्थात जल में यह आसानी से विचरण कर सके, तैर सके, इसके लिए इनका शरीर धारा रेखे होता है और इनके शरीर पर कुछ चिकने सल्क का आवरण भी होता है जो कि सुरक्षा भी करते हैं और साथ ही जल के अंदर सुगम गति में सहायक होते हैं। इनकी पंख और पूंछ चपटी होती हैं और जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन में सहायक होती हैं। इनके अंदर जो होते हैं गिल या क्लोम पाए जाते हैं जो कि जल के अंदर इनको श्वास लेने में सहायक होते हैं या इनके श्वसन के अंदर सहायक होते हैं। इसी प्रकार से जो मछली की संरचनाएं होती है ये उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं। और जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, ये जो इस तरह से उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाने के लिए जो भी परिस्थितियाँ या संरचनाएं उपस्थित होती हैं, ये सब इनके
इनके आवास के अकॉर्डिंग ढलने के लिए होती है, और इस प्रकार जो होती है आवास के अकॉर्डिंग ढल जाना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन जो होता है बहुत ही लंबी अवधि में होने वाला परिवर्तन है, क्योंकि जब लंबे समय तक कोई भी जीव किसी आवास के अंदर रहता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसके शरीर के अंदर जो होती है विभिन्न प्रकार के अनुकूलन हो जाते हैं। आगे अगला टॉपिक है आवास। किसी भी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। इसका अर्थ होता है वास का स्थान, अर्थात एक घर। ये आवास जो होती है इसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य जो आवश्यकताएं होती है वो सब ये जो भोजन वगैरह होते हैं ये सब इनके आवास के ऊपर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये रहते हैं, जहाँ इनका आवास होता है उसी के अकॉर्डिंग ये जो होते हैं अपना भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं। स्थल यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं एवं जंतु होते हैं उनको या उनके आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। यानी कि जो स्थल या ज़मीन पर पाए जाते हैं उनका आवास स्थलीय आवास कहलाता है। जैसे कि स्थलीय आवास कौन कौन से होते हैं, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र आदि सभी जो होते हैं स्थलीय आवास होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स जो है डिटेल में इसलिए हैं क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन हैं ज़्यादातर फैक्ट पे जो इनमें से ये सत्य असत्य इस तरह से कथन जो होते हैं उन पे आधारित आते हैं, इसलिए जो है ये विस्तार से बनाए हुए हैं। आप चाहे तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है फैक्ट वो नोट कर सकते हैं। जैसे इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थलीय आवास नहीं है, तो इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और मतलब 3 ऑप्शन इनमें से दे देंगे, एक कोई और दे देंगे। तो इस प्रकार से छांटने के लिए हमको विस्तार से ही पढ़ना ज़रूरी होता है, इसीलिए ये विस्तार से बनाई गई। आगे अपन देखते हैं कि वह आवास जहाँ पर पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं वो जलीय आवास कहलाते हैं। अर्थात जलीय आवास कौन से होते हैं? जलीय आवास ऐसे आवास होते हैं जहाँ पर जल के अंदर जो होते हैं पौधे और जंतु रहते हैं, जैसे कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुंदर आदि सभी जो होते हैं जलीय आवास होते हैं। आगे अपन देखते हैं जैव घटक। जैव घटक जो होते हैं किसी भी आवास के अंदर पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। अर्थात यानी कि अगर पूछा जाए कि जैव घटक कौन कौन से होते हैं तो वो पौधे और जीव जंतु होते हैं। आगे अपन देखते हैं अजैव घटक। अजैव घटक जो होते हैं किसी भी आवास की अनेक निर्जीव वस्तुएं जैसे कि चट्टान, मिट्टी, वायु, जल आदि अजैव घटक होते हैं, और ऐसे ही सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा परिवेश के अजैव घटक होते हैं। इनमें से भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जैव घटक है या कौन सा अजैव घटक है। तो इनको ध्यान में रखना है कि जैव घटक तो पौधे और जीव जंतु होते हैं, और इसी प्रकार अजैव घटक चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा ये सभी अजैव घटक होते हैं। आगे अपन देखते हैं एक शब्द दिया हुआ है पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन क्या होता है? एक प्रकार का अनुकूलन ही होता है, लेकिन अनुकूलन तो लंबी अवधि के अंदर होता है, और पर्यानुकूलन जो होता है अल्प अवधि यानी कि थोड़े समय के अंदर जो परिवर्तन होता है किसी जीव के शरीर के अंदर, तो वो पर्यानुकूलन कहलाता। अल्प अवधि में किसी भी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं उनको पर्यानुकूलन कहा जाता है। जैसे कि यदि हम किसी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक से हमको ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत जाना पड़े, तो कुछ दिनों तक वहाँ पर जब हम ठहरते हैं तो हम देखते हैं कि हमको श्वास लेने के अंदर और शारीरिक व्यायाम वगैरह के अंदर असुविधा होती है, और पहाड़ पर जो होते हैं हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। तो कुछ दिनों बाद हम जब वहाँ पे ठहरते हैं तो हमको लगने लगता है कि अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात हमारा शरीर जो होता है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ढलने लग जाता है। अर्थात यानी कि उस पर्यावरण के प्रति हमारा शरीर ढल जाता है या अनुकूल हो जाता है, यही पर्यानुकूलन होता है, जो कि अल्प अवधि के अंदर होने वाला अनुकूलन होता है या अल्प अवधि के लिए होता है, और छोटे छोटे जो परिवर्तन हो जाते हैं वो पर्यानुकूलन होता है। अनुकूलन जो होता है वो अल्पकाल में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अनुकूलन जो होती है बहुत ही लॉन्ग अवधि के अंदर होता है, यानी कि जब ज़्यादा समय तक कोई जीव जो होते हैं उस आवास में रहने लग जाता है तो उसके अंदर उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे अनुकूलन हो जाते हैं, तो वो लंबी अवधि के दौरान होते हैं। जबकि अल्पकाल के अंदर होने वाले जो होते हैं वो अनुकूलन पर्यानुकूलन होते हैं।
अगला टॉपिक बुक में दिया हुआ है विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी कि अलग अलग आवास है, उनमें रहने वाले जीवों के बारे में, जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह जो है उनके बारे में दिया गया है। जैसे कुछ स्थलीय आवासों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहला दे रखा है मरुस्थल। ऊंट की तरह ही मरुस्थल में पाए जाने वाले जो चूहे, सांप आदि के पैर लंबे नहीं होते हैं। ये दिन के अंदर तेज गर्मी में भूमि के अंदर गहरे बेलों के अंदर रहते हैं और रात्रि के अंतर्गत विचरण करते हैं। मरुस्थल के अंदर कई पौधे भी होते हैं, जैसे कि नागफनी, कैक्टस, डंडाथोर, बेर, खेजड़ी, इस तरह के कई सारे वृक्ष पाए जाते हैं। नागफनी के अंदर आपने देखा होगा कि मोटी मोटी मूसल तनी की जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। एक्चुअली में वो पत्तियाँ होती है, लेकिन वो तने के अंदर ही रूपांतरित हो जाती है। और ये जो तना होता है, जो पत्ती का ही रूपांतरण होता है, या पत्ती जैसी जो संरचना होती है वो एक्चुअली में तना ही होता है, और वो हरे रंग का होता है, और उसी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऐसे जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें कई सारे अनुकूलन होते हैं, जिनमें से कुछ अनुकूलन हम देखते हैं। जैसे कि इनमें वाष्पोत्सर्जन के दौरान जल की बहुत ही कम मात्रा निकलती है, या बहुत ही कम मात्रा जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन के अंदर जल जो है वो यूज़ में आता है। और पत्तियां या तो अनुपस्थित हो जाती है या बहुत ही छोटी होती है। और इनमें जो कुछ पौधे होते हैं जिनके अंतर्गत कांटे और सूल के अंदर बदल जाती है पत्तियां, जिससे वाष्पोत्सर्जन वगैरह कम होता है। इनमें तना जो होता है एक मोटी मोमी परत से ढका हुआ होता है, और पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिल जाती है। अधिकतर जो स्थलीय पौधे होते हैं या मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनकी जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत ही गहराई तक चली जाती है, ताकि वो दूर दूर से जो होती है पानी को खींच करके पौधे में सप्लाई कर सकें। आगे अपन देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, ज़्यादातर पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो ठंडे क्षेत्र होते हैं, और यहाँ पे शीतकाल के अंदर अधिकांश जो होती है हिमपात हो जाता है, अर्थात यहाँ पे बर्फ़ वगैरह जो है वो जमी हुई रहती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो होती है यहाँ के वृक्ष और जंतु जो होते हैं ढल जाते हैं। जैसे कि वृक्षों के बारे में बात करें तो यहाँ के जो वृक्ष होते हैं सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, और इनकी शाखाएँ तिरछी होती है। कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की हो जाती है, जिससे वर्षा कम जल और हिम नीचे खिसक जाता है। और जंतुओं के अंदर अगर हम देखें तो शरीर पर मोटी त्वचा और फर का आवरण होता है, जो कि इनको ठंड से बचाता है। और जैसे कि याक जो होता है उनके शरीर पर लंबे बालों से ढका हुआ होता है। और पहाड़ी तेंदुए जो होते हैं उनके शरीर पर फर पाए जाते हैं, जो कि पैरों को ठंड से बचाने के लिए होते हैं। और पहाड़ी बकरियां वगैरह जो होती है उनके अंतर्गत मजबूत खुर होते हैं, जो कि इनको ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे अपन देखते हैं घास स्थल। घास स्थल या वन के बारे में देखते हैं। तो घास स्थल जो होते हैं ये ज़्यादातर जो वन होते हैं उसी को कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु जैसे कि शेर वगैरह होते हैं। इनमें जो अगले पैर होते हैं उनके जो नखर होते हैं वो लंबे होते हैं, और इन नखरों को जो होता है ये पादा अंगुलियों के अंदर छिपा लेता है, और जब इनको शिकार करना होता है तभी ये जो होती है इनका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार इनके शरीर का रंग जो होता है मटमैला हो जाता है, अर्थात हल्का भूरा होता है, जो कि शिकार के दौरान अपने आप को छिपाने के लिए अनुकूलन होता है। इसी प्रकार अगर हम हिरण के अंदर देखते हैं तो इनका आवास भी वन या घास स्थल हो जाता है। और ये जो होते हैं पौधे के जो कठोर तने वगैरह होते हैं उनको चबाने के लिए इनके शरीर ये जो इनके मजबूत दांत होते हैं, यानी कि कठोर तने वगैरह जो होते हैं उनको चबाने के लिए इनके मजबूत दांत होते हैं, और लंबे कान होते हैं, जो कि शिकार की गतिविधियां जो होती है उसकी जानकारी के लिए होती हैं। यानी कि ये लंबे कानों की सहायता से शिकार की हल्की सी गतिविधि को भी भांप लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये बहुत ही तेज दौड़ने वाला या तेज भागने वाला भी प्राणी होता है, यानी कि ये तेज भागने के लिए भी अनुकूलित होता है। इनके सिर के पार्श्व के अंतर्गत दोनों ओर स्थित आंखें जो होती है प्रत्येक दिशा के अंतर्गत देख करके खतरा को महसूस कर सकती है। अर्थात इनमें जो सिर के अंदर जो आंखें लगी हुई होती है पार्श्व भाग के अंदर, वो प्रत्येक दिशा के अंदर देख सकती है। अब अपन देखते हैं कुछ जलीय आवासों के बारे में। जैसे कि जलीय आवास के अंदर जो भी प्राणी पाए जाते हैं उनका शरीर धारारेखीय शरीर होता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि स्क्विड एवं ऑक्टोपस। ये दो जो जंतु होते हैं स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं के अंदर इनका जो शरीर होता है वो धारारेखीय नहीं होता है, और ये समुद्र की गहराई के अंतर्गत तलहटी में रहते हैं और वहीं पर शिकार को पकड़ते हैं। परंतु जब ये चलते हैं या फिर
जब भी इनको चलना होता है तो उस वक्त ये शरीर को धारा रेखे बना लेते हैं, यानी कि ये भी इनमें एक तरह का अनुकूलन होता है। श्वसन के लिए जलीय जीवों के अंदर गिल या क्लोम उपस्थित होते हैं। इसका अपवाद है डॉल्फिन और व्हेल। ये जो डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतु जो होते हैं, इनके अंतर्गत गिल्स नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, किस प्रकार से श्वसन करते हैं, तो ये जो होते हैं सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात क्षेत्र जो होते हैं उनके द्वारा श्वसन करते हैं। और ये जल के अंदर लंबे समय तक जो होते हैं बिना श्वास के रह सकते हैं। और जब इनको श्वास लेनी होती है तो ये जल से बाहर जो होते हैं अपने मुंह को निकाल करके, नासा छिद्रों को निकाल करके, यानी कि नासा छिद्रों में जो भी जल भरा हुआ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु जो होती है वो अंदर भर लेते हैं। इसी प्रकार अपन देखते हैं तालाब और झीलों के अंतर्गत कुछ जो अनुकूलन होते हैं वो देखते हैं। तालाब और झीलों के अंतर्गत भी वही जलीय जीवों के ही कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ पौधे और जंतु के बारे में देखते हैं। जैसे कि तालाब और झील के अंदर जो स्थलीय पौधे होते हैं उनमें जड़ जो होती है मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय पौधों के अंतर्गत जड़ें जो होती है आकार में बहुत ही छोटी होती है और इनका कार्य होता है पौधे को तलहटी के अंतर्गत जमाए रखना। अर्थात यहाँ पे ये बोला गया है कि स्थलीय पौधों के अंतर्गत जो जड़ें होती है वो मिट्टी से खनिज और जल जो होते हैं, जल वगैरह जो होते हैं उनका अवशोषण करती है, लेकिन जलीय पौधे जो होते हैं उनके अंतर्गत जड़ें जो होती है पौधे को तलहटी के अंतर्गत जमाए रखती हैं। इनमें जो तना होता है लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का और जल की सतह तक वृद्धि करता है। पत्तियां और फूल जो होती है जल की सतह पर प्लवन करते हैं, अर्थात जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि जल के अंतर्गत पूर्ण रूपेण डूबे हुए होते हैं। तो ये जो पूर्ण रूपेण डूबे हुए पौधे होते हैं वो जल में ही वृद्धि करते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है संकरी, पतली और रिबिन की तरह होती है। और कुछ पौधों के अंतर्गत जो पत्तियां होती है वो विभाजित भी होती हैं, यानी कि वो डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिससे उनमें से जल जो होती है आसानी से निकल जाता है और वो उनको क्षति कम पहुंचती है। आगे अपन देखते हैं मेंढक के बारे में, जो कि तालाब के अंतर्गत और झीलों के अंतर्गत पाया जाता है। तालाब में पाए जाने वाला जंतु जो होता है ये मेंढक होता है। और वैसे तो कई सारे जंतु पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंढक के बारे में बताया हुआ है कि ये जल और थल दोनों पर रहता है और इनके पश्चपाद जो होते लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं, जो कि छलांग लगाने के अंदर और शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं। इनके पश्चपाद के अंतर्गत जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं जो कि तैरने के अंतर्गत सहायक होती हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अध्याय है। कल अपन इसी चैप्टर को आगे से हमारे आसपास के जीवों से आगे पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।